मादरत, अब शुरू करो। हाँ बताएं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 74 पॉइंट डिवाइडेड बाय 45 1 पॉइंट पर शेयर। डन। अब एक काम क्या कर लें, साथ ही डाइल्यूटेड की जगह छोड़ दें, बोलें बेसिक किस साल की निकालें, बेसिक ईपीएस किस साल की निकालें, 2021 की री स्टेटेड। चलें जी, 74.4 डिवाइडेड, ओह सॉरी वो पिछले साल का पैट 68, इसको ब्रैकेट में ले लें 15 को। यही किया था पिछले सवाल में, फॉर्मेट से हिले तो बताइएगा, फिर हम आपको भी हिलने का मौका देंगे। 15 इंटू 3/1 उल्टा नहीं करना इसको, इंटू 3 वो ईपीएस निकालते उल्टा करना होता था, इंटू ये स्प्लिट हमेशा से है, स्प्लिट कब से है, हमेशा से। क्या आ गया जवाब, 45। डन। सो इज इक्वल टू -1.51 पर शेयर। जी यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया, जरा जिनको कंफ्यूजन आई थी वो भी, या है भी तो जल्दी बता दें। क्लियर। चलें अब क्या करना है बता दें। वर्किंग 1A हो गई है, 2A और 3A किस साल के लिए। अच्छा मुझे बताएं, 22 में खड़े होकर मुझे सिर्फ 22 के कन्वर्टेबल्स और वारंट्स चाहिए, या कोई पुराने सारे मिला मिलू के और 22 के सारे तो भी जगह फिर अच्छी खासी रख लेते हैं। अब वो काम करना शुरू करें जो कल पास पेपर क्वेश्चन नंबर बोले ना 4 में किया था, वो काम करना शुरू करें। अब मुझे बता दें, क्या मैं जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूंगा 22 की, तो मुझे ये सब चाहिए ना, वो वाला तो चाहिए ही चाहिए। अब मुझे तीनों चाहिए, किस साल की ईपीएस के लिए, डाइल्यूटेड ईपीएस किस साल की। अब मुझे तीनों के तीनों चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों चाहिए तीनों, हाईलाइट करें। वारंट्स, कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, इस वजह से हमें तीनों के तीनों चाहिए। चलें अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, कल पास पेपर क्वेश्चन 4 की तरह इनको प्लॉट कर दें, जल्दी करें। वर्किंग 2A रैंक करें, तीनों को रैंक करें। हाँ तीसरी में तो मजे की बात आ गई आज। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स इफ कन्वर्टेड आफ्टर, और 4 ऑर्डिनरी शेयर्स इफ कन्वर्टेड आफ्टर 5 years। आप लोगों ने मैक्सिमम शेयर इशू कराया करने हैं, आप लोगों ने मैक्सिमम शेयर इशू कराया करने हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर इशू कराने हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो दोनों में से हायर उठाया करना है, ये 3 और 4 में से 4। ये एक समझ लें शायद आखिरी कॉन्सेप्ट था ईपीएस का। तो ये 2 ऑप्शन में मैं आप सोच रहा था ये होमवर्क के किसी सवाल में डालूंगा, तो इसी सवाल में डल गया। या तो एक बॉन्ड 3 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, या एक बॉन्ड 4। आपने क्या करवाने, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोग ये पसंद करते हैं कि हम बड़े ओनर बने बिजनेस के। डन। तो लोग इंशाल्लाह वेट करेंगे ताकि 4 वाला जब टाइम आ जाए, बड़ी वाली फिगर लिया करनी है। हाँ जीएस को तो इग्नोर करेंगे, जीएस का कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी भाई हर बंदा रैंकिंग कर दे, मुझे 3 रैंकिंग्स कर दें, हो गई है तो पोस्ट कर दो रैंकिंग को।
इधर देखें भाई, वारंट्स को ले लें 21 के लिए, 22 के लिए, वारंट्स को भी ले लें, इसको भी ले लें और इसको भी ले लें, लेकिन इसको 11/12 की करना है याद से, इसको 11/12 करना है। सिर्फ हमारे साल वाले को करना होता है ना 11/12, पिछले साल वालों को तो नहीं करना होता जी। कल पास पेपर क्वेश्चन 4 की तरह जरा शुरू करवाएं, वर्किंग 2A, रैंक करवाना शुरू करें, बोलें जी। इंक्रीज इन न्यूमरेटर, increase in denominator, effect on and start ranking जी। warrant, increase in denominator। वारंट्स का तरीका जरा सीख लें दोबारा आज। 12 मिलियन डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू माइनस इशू प्राइस, यही तरीका था ना। तरीका देखें दोबारा, 12 मिलियन डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू माइनस इशू प्राइस। 12 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 7 इंटू 7 क्या है? 28 माइनस 21। पेपर में लिख लीजिएगा बेशक ब्रैकेट में, 28 माइनस 21 जी। 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 28, 3। आगे चलें। इरिडीमेबल क्वांटिटी इंटू 10 इंटू, इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना होता। आगे बोले। 6 इंटू, ये मैंने कहा था टाइम सेव किया करें, 10/12 उड़ाएं, 10/12 उड़ाएं, बाकी उठा लें, इंटू 1/4.8। Okay. Tell what's next? Bonds. G. 2 into 100 into नहीं, इंटरेस्ट को करना होता है ना आगे 11/20% इंटू 11/12 इंटू 70%। ये सारा फैक्टर कितने लोगों ने सही लगाया था? हाथ क्या करें। ओके, जवाब 25.67। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करवाने हैं, 3 करवाएं शेयर इशू, 4। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 4 ऑर्डिनरी शेयर्स। ईच बॉन्ड कितना है? इसको इधर ही कर ले बेशक पहले, 11/12, इसको इधर ही कर लें 11/12, मल्टीप्लाइड बाय ईच वाले को 4, 7.3। इफेक्ट 3 पॉइंट। अब रैंकिंग का मजा आएगा, 3-4 है, रैंकिंग करें। रैंक किसको करना है? पहले छोटे वाले को, 1,
अब रैंकिंग को क्या करें, पोस्ट करें। जी माय डियर, इन दोनों को पकड़ें, इन दोनों को पकड़ें, 22 की ईपीएस और ले जाएं 22। वर्किंग नंबर 3A, पोस्ट करें रैंकिंग को जी। न्यूमी रेटर डिनोमी अलग रे जल्दी एंटी डाइल्यूट हो जाए, मैं तो कहना काम मुक्के जी। बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर बताएं, बेसिक ईपीएस का 22 का न्यूमरेटर। सेवेंटी 4.40 1.65। वारंट को उठाएं, इसमें तो मस्त डाइल्यूशन होती है, वारंट में तो डाइल्यूशन होती है क्योंकि ये जीरो होती है ना इसका पैट। वारंट उठाएं, 1 डाइल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ के आए। अर्निंग कम होना डाई और लॉस बढ़ना, इधर क्या हो रही है अर्निंग, तो ये डाई। आप कहें ये तो हमें कल ही पता था, ये तो ना बताएं ना, ऐसे तो ना किया करें। ये डाइल्यूशन है या एंटी डाइल्यूशन है? रैंक 2 लगवाएं, बस दुआ करें रैंक 2 में काम मुक्के हमारा, मुक गए, रैंक 3 में नहीं जाना पड़ा। मार्कर सेव हो गया। बॉन्ड 25.7। कल दुकानदार ने वो मेरे को चीज में गया प्लास्टिक के शॉपर में डाल के दी, मैं उसको फौरन कहने लगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज किया करो। मैंने कहा छोड़े, ऐसे ही चढ़ा हुआ दिमाग पे, जो चीज पढ़ा रहा हो बंदा। अच्छा 7.3। अब बायोडिग्रेडेबल पता भी नहीं कुछ को बैठे होंगे तो फिर बंदा क्या करे। बायोडिग्रेडेबल क्या, प्लास्टिक शॉपर का क्या हल बताया था? पेपर जी। कैरी डाउन 100.1.8। डाइल्यूशन तो नहीं हो रही, ये क्या है? एंटी डाइल्यूशन। चलें फिर क्लोज कर दें। एनु चुकी एनु चुकी तीनू मिनू या हिनू मिनू 1.55 डाइल्यूटेड ईपीएस बॉस 2022 की वर्किंग नंबर 3 है ₹1.55। सोना नहीं है भाई, सही मुझे बोर कराया आज आप लोगों ने। कोई बंदा वर्किंग 3B कर दे, 3B वर्किंग 3B पता कैसे शुरू करनी है? ये और ये नहीं लेके जाना, वर्किंग 3B शुरू करनी है जम वर्किंग 3B यहां से शुरू करें सारे, ये और ये लेके जाना है इसको। चलें वर्किंग 3B शुरू करें। मैंने तो वर्किंग 3B के लिए सवाल खोला था, हमें पता चला कि आपके अपने वो पुराने से आपे पड़े हुए हैं वर्किंग 1 2 3 वाले। हमने तो वर्किंग 3B के लिए सवाल करवाया था, इतना लंबा सवाल कराते हैं वर्किंग 3B के लिए। चले ना करें ना वर्किंग 3B ना। कर लिए कितने लोगों ने? किस किस ने कर ली है? चले मैं मुंह उधर करता हूं, जल्दी से वर्किंग 3B जल्दी जल्दी 1 2 मिनट में करें, खत्म करें।
3B। ये वेस्ट कोट कल जुमे वाले दिन भी पहनी हुई थी, जुमे वाले दिन भी माशाल्लाह, तो रोजाना तैयार होके आ रहे हो आप तो। इनको भी एक एक ले दो सबको। हाँ जी, वर्किंग 3B। ये वर्किंग किसके लिए है जरा लिख लें, बाकी तो रिदम में चल रही होती है ना। ये वर्किंग किसके लिए है? 23 में 22 की डाइल्यूटेड ईपीएस रीस्टेट। 23 में 22 की डाइल्यूटेड ईपीएस। मैं देखें एडवांस चल रहा हूं, एक साल आगे चल रहा हूं आप लोगों से। 22 में 21 की डाइल्यूटेड ईपीएस रीस्टेट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ये किधर गया था? वर्किंग नंबर 3 में। ये किधर गया था? वर्किंग नंबर 3 में। ये किधर गया था? वर्किंग नंबर 3A में। ये किधर जाएगा? वर्किंग नंबर 3B में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलेंगे, नोमी डिनोमी पुत्र बेसिक ईपीएस है 3 है ना, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, तीसरी वाली ले आओ। हमने कौन सी तो कॉम्प्लिकेटेड बात की है? -60 40 -1.5 डन। यहां पर क्या चीज इंसर्ट करनी है? कोई माई का लाल क्लास के अंदर ना बताए, मैं बताऊंगा। यहां पर क्या चीज इंसर्ट करनी है? 8 और 1.67। 8 और 1.67। 22 की वो ये 20 है, 21 है, कौन सा साल है पहला वाला? 21 की बस फिगर्स उठाएं, यही आपको बताया था ना पहले। वर्किंग और करने की जरूरत नहीं है, वर्किंग 2A 2B करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात कितने लोगों को याद थी? इसी के लिए तो पूरा सवाल करवाया था। अब कौन सी फिगर्स यूज करनी है? 8 और ऐसे क्यों देख रहे हैं कुछ लोग? सादा सी बात है यार, हद होगी। एक और सवाल मंडे को करा दूंगा, लेकिन असूल क्या सुन लें, असूल क्या सुन लें। असल में देखिए ना, इसको तो फारिग करें, 23 की ईपीएस है। असल में 22 का डिनोमिनेटर हिला है ना, तो अगर किसी को ये पसंद नहीं आ रहा तो इसको डस्टबिन में फेंकें। ये पसंद नहीं आ रहा, ये उठा लेना। 8 और 1.67 जी उठाएं, यहां से उठाना है वैसे। इरेडीमेबल 8 और 1.67 जी 46 इज इक्वल टू -1.29। मैंने आप पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया हुआ है। मुझे डाइल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ के बताएं, मुझे डाइल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ के बताएं। अर्निंग का कम होना और लॉस का बढ़ना क्या है? डाई। ये तो लॉस कम हो रहे, तो ये फिर क्या हो गया?
आंटी टाइम आया हुआ। तो अब डायल्यूटेड ईपीएस ये उठा लें -1.5। तो मैंने आपको सिर्फ ये फिगर निकालने के लिए सवाल की रिवीजन करवाई थी। आप कह रहे हैं कि मंडे को एक और सवाल करा दें, एक और करा देंगे। सानू की साड़ी केड़ी वेलने च बां फसी है, सानू केड़ी काली है, काली अगे टोए आंदे ने। ईपीएस 2021 डाइल्यूटेड रीस्टेटेड 1.51 पर शेयर। वो लोग हाथ खड़े जिनकी हल्की फुल्की बेसिक ईपीएस भी थोड़ी सी नॉन बेसिक है। वैसे पूछ रहा हूं, बेसिक ईपीएस भी नॉन बेसिक है, तो ये लोग बेशक लेक्चर, आज के लेक्चर का पार्ट भी ले लीजिएगा, लेकिन इनको भी मैं मशवरा दूंगा कि होमवर्क पहले ट्राई कीजिएगा, करने के बाद उसका सोल्यूशन भी उधर ही दिया होगा, स्क्रीनशॉट अटैच होके। अगर फिर कोई गलती हुई तो गलती खुद ही एड्रेस कर लीजिएगा, बजाय के लेक्चर देखे आधे घंटे का। ऐसे फायदा क्या होगा? इसमें क्या है बोलो? हाँ हाँ, दो बार दोबारा लेना पड़ेगा क्या? क्यों क्यों क्या क्यों? पॉज करो। अच्छा मोहतरम, बेसिक ईपीएस के लिए कौन सा डेटा लेना होता है? पैट माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस का डिविडेंड, और वो आपको पता है राइट स्प्लिट कंसोलिडेशन बोनस। जब बेसिक ईपीएस निकल आती है तो फिर सवाल में हमारे पहले साल की वारंट्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह जिसे फाइनेंशियल लायबिलिटी कहते हैं, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्ट है तो इन सबको उठाते हैं। डन, खत्म। इससे पहले साल का सवाल सॉल्व हो जाता है। दूसरे सवाल का सॉल्व करने के लिए वर्किंग वन में जो कैरी डाउन होता है उसको अगले साल का, और फिर अगले साल के राइट शेयर, अगले साल के बोनस शेयर, अगले साल का स्प्लिट फैक्टर, अगले साल की सारी चीजें उठाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं अगले साल की। डाइल्यूटेड ईपीएस उठाने के लिए इस साल में जो नए कन्वर्टेबल वगैरह इशू हुए वो भी उठाते हैं, और पिछले सालों के तो उठाने ही उठाने हैं, और उसी तरह रैंक करते हैं, और उसी तरह रैंकिंग को पोस्ट करते हैं। अब एक सवाल कर लेंगे मंडे को, आपको और जरूरत हुई और कर लेंगे, उसमें क्या मसला है। पास पेपर में तो स्टॉक खत्म हो गया, उसमें तो बहुत आसान आसान सवाल, तो हमने ये दोनों सवाल जरा बनाए थे कि ताकि अच्छी रिवीजन हो जाए। ओके, पास पे एक तो पास पेपर का क्वेश्चन ही था ना। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आप हजरात होमवर्क में एक तो सिर्फ 22 करेंगे जो कि एक बेसिक ईपीएस का सवाल है, और एक छोटा सा सवाल बस और फिर कर लीजिएगा। मैंने तो सोचा हुआ था 2-3 सवाल आपको देंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल और कर लीजिएगा। वो होगा, अच्छा अब आप लोगों ने घर जाके करना क्या है, कल वाला क्लास वर्क भी एक दफ़ा करना है। जिन्होंने कल वाला क्लास वर्क दोबारा नहीं किया था उसी तरतीब से। तो ये क्वेश्चन 24 इंशाल्लाह हम अब मंडे की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन 24 ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बेसिक डाइल्यूटेड दोनों हैं। डन हो जाएगा इंशाल्लाह, सरप्लस को इग्नोर कर लीजिएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, 2 सवाल कल किसमें किए थे? क्लास वर्क में। 2 सवाल किसमें किए थे? पास वर्क क्वेश्चन 4 और 5, वो कर लीजिएगा जाके। उसके बाद बेसिक ईपीएस वाला होमवर्क कर लीजिएगा, और उसके बाद ये सवाल कर लीजिएगा। ये 2 सवाल तो आपने करनी है क्लास वर्क वाले। तो ये 6 सवाल इंशाल्लाह कितनी देर में हो जाने चाहिए? 1.5-2 घंटे में। कल वाले 2 क्लास वर्क, आज वाले 2 क्लास वर्क और 2 होमवर्क। 6 सवाल कितनी देर में हो जाने चाहिए? 1.5-2 घंटे में। ठीक है, चलें जी।
निकालें सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी तशरीफ ले आए पेज नंबर 256 पर। 256 गवर्नेंस देखेंगे तो करेंगे भी तो। भाई याद करें आज अल्फाज इधर ही पहले, गवर्नेंस, दूसरा बोलें स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। अच्छा पहले एक दफा मुझे बना लेने दीजिएगा, फिर उसके बाद दिखाएं भाई किताब। ये हमारे कोर कंटेंट्स हैं सस्टेनेबिलिटी के। नाउ व्हाट इज गवर्नेंस? प्रोसेस, एंटिटी, process, entity, use to manage, to manage sustainability, risks and opportunities, strategy, approach, entity, uses to manage sustainability, risks and opportunities। याद हो रहा है साथ साथ? रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस, एंटिटी, यूजेस। नोट तो नहीं करे साथ साथ? नहीं करना। प्रोसेस, एंटिटी, यूजेस टू नहीं रिड्यूस रिस्क कैसे? पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना। टू आइडेंटिफाई सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। चलें माय डियर, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेफिनेशंस हो गई और मैंने आपको कहा था बस ये आखिरी चीज है हमारे स्टैंडर्ड में। अब इनको याद करें ताकि कल से फिर हम इसके कोई सवाल करने शुरू करें। पास पेपर का तो कोई सवाल इनका है नहीं। गवर्नेंस क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट कैसी चीज को देख रही है, फिर टॉप मैनेजमेंट बताएगी लोअर मैनेजमेंट को, लोअर मैनेजमेंट को नहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, यानी कि डायरेक्टर्स वगैरह चीफ एग्जीक्यूटिव को बताएंगे, तो वो फिर क्या बनाएंगे? स्ट्रेटेजी। रिस्क मैनेज करने के लिए बड़ी स्ट्रांग टीम होनी चाहिए, वो जगह जगह पता चले इस वक्त क्या वेदर है, फलां जगह पे फ्लड तो नहीं आने वाला। रिस्क मैनेजमेंट वाली टीम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। गवर्नमेंट कौन से लॉ लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इनको सपोर्ट करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिस्क मैनेजमेंट टीम एक बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट टीम से ही आप कह दें कि बता दो इस साल कितने फाइन्स दिए, कितनी पेनल्टीज दी, क्या टारगेट सेट किए हैं। रिस्क मैनेजमेंट टीम से ही ये काम ले लें। तो आप बता दें कितने स्टेप्स हो गए? 4। नंबर 1, सबसे पहले तो डायरेक्टर्स तैयार होना काम करने के लिए, फिर ही आगे काम चलेगा। डायरेक्टर्स काम किसको हैंड ओवर करेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। मिसाल दे रहा हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेगा? वो आगे किसी टीम को काम देगा, वो टीम असल काम करेगी। उसका काम क्या होगा? रिस्क मैनेज करना। वो जगह जगह देखेगी क्या मसले हैं, कार्बन कहां प्रोड्यूस हो रही है, पानी कहां जाया हो रहा है हमारा, धुआं कहां कहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, और वेस्ट और एनवायरनमेंट को कहां कहां से नुकसान पहुंचा रहे हैं, डस्टबिन्स कहां कहां हमने रखी हुई हैं, वो सारा रिस्क मैनेज करके इनको रिपोर्ट किया करेंगे। और साल के एंड पे एक दफा मीटिंग कर लिया करें जिसमें इन सबको क्या बता दें कि टारगेट्स क्या थे और मीट हुए या नहीं हुए। डेफिनेशंस पढ़ें जरा, कुछ समझ आ रही है? प्रोसेस, एंटिटी, यूज टू मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड, अगला याद करें, प्रोसेस नहीं, अप्रोच, क्योंकि फिर वो एग्जीक्यूट करेंगे ना। इनका काम तो सिर्फ प्रोसेस बना के साइड पे हो जाना होगा ना।
प्रोसेस बना देंगे ना, फिर अप्रोच तो कौन लगाएंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अप्रोच लगाएगा। और रिस्क मैनेजमेंट टीम का क्या काम होगा? वो प्रोसेस अपने बनाएगी। वो बड़े लेवल के प्रोसेस नहीं बनाएगी, वो प्रोसेस बनाएगी एंटिटी यूज टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड। अच्छा, अब मैं लेफ्ट साइड कर रहा हूं साथ साथ, अब मैं लेफ्ट साइड करने लगा हूं साथ साथ। प्रोसेस कंट्रोल और प्रोसीजर। बोलें, प्रोसेसेस, कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स। ये आपकी आसानी के लिए हम इस तरह कर रहे हैं, जरा आप लोग बस अटेंटिव रहें। एंटिटी यूज टू मैनेज एंड मॉनिटर, मैनेज भी करेंगे और ये लोग मॉनिटर भी करेंगे। ये डायरेक्टर्स की बात हो रही है, टू मैनेज एंड मॉनिटर। हो गया क्लियर? और आगे लाइन खींच देंगे यहां पे, सही है? स्क्रीनशॉट भी अटैच होगा इंशाल्लाह। स्ट्रेटेजी में बताएं, किताब पढ़े ना स्ट्रेटेजी में, अप्रोच एंटिटी यूजेस टू, हाँ उसमें तो यही लिखा हुआ है। आगे रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेसेस एंटिटी यूज टू आइडेंटिफाई, ओए नीचे हो जाओ थोड़ा सा, प्रोसेसेस यूज टू आइडेंटिफाई एक्सेस, एक्सेस मैंने कहा कहां से आ गया, इनको किस चीज की एक्सेस देनी है? असेस, आइडेंटिफाई से एक ही होता है। आगे प्रायोरिटाइज, हाँ प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा, वरना आप जो है डस्टबिनों के साथ खेलते रहेंगे, उधर जो है वो पूरा पानी खराब हुआ होगा समंदर का। नहीं यार, डस्टबिन सामने वालों के घर पड़ी हुई है, और प्रायोरिटाइज कर चीजें चपेड़ चलना। और तीसरा, ये लोग भी मॉनिटरिंग करें भाई, ये लोग भी मॉनिटरिंग करें। वो लोग तो हाई लेवल की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, ये लोग छोटे लेवल की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। और मैट्रिक्स तो बिल्कुल अलग चीज है, मैट्रिक्स तो बिल्कुल अलग चीज है। मैट्रिक्स क्या है? बोले बोले, हाउ एंटिटी इज परफॉर्मिंग, यानी कि टारगेट्स मीट हुए या नहीं, हाउ एंटिटी इज परफॉर्मिंग ऑन, ओ जान दो यार, ये भी ऊपर मिल गया, शुक्र है, ऑन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स, यहां पे एंड अपॉर्चुनिटीज, ये थोड़ा सा डिफरेंट फिक्र है। और एक और भी लाइन उसने डाली है वैसे, हाउ एंटिटी इज प्रोग्रेसिंग, जाहिर बात है प्रोग्रेस तो शो करनी चाहिए ना, हाउ एंटिटी इज प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स टारगेट्स इट हैज सेट और रिक्वायर्ड बाय लॉ। इट हैज सेट और रिक्वायर्ड बाय लॉ में फर्क बताएं। टारगेट्स इट हैज सेट या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ। चलें जी, 5 मिनट में दे रहा हूं, याद कर लें ये सारा, लिख के याद करना है, ज़बानी याद करना है, स्क्रीनशॉट मिलना है आपको बाद में, वो आपका अपना मामला है। गवर्नेंस किसके हाथ में होगी? डायरेक्टर्स के हाथ में। स्ट्रेटेजीज कौन बनाएंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह, सीएफओ वगैरह, डन। और रिस्क मैनेजमेंट कौन करेगा? उनके नीचे वाली टीम्स। और एंड पे, साल के एंड पे क्या होगा? मैट्रिक्स, यानी क्या अचीव किया, क्या सोचा था, लिख लेना, क्या खोया क्या पाया, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स के साथ, क्या खोया क्या पाया। इस सारे काम करने के बाद क्या खोया क्या पाया? खोया भी खाने की चीज है, पाए भी खाने की चीज है। जी आप बोलें। हाँ हाँ, देखें, ये देखें ना, वो जो 45 है, 2022 का 45 नजर आ रहा है 74.4 के नीचे, उस 45 में वो वाला फैक्टर लिया था, उस 45 में लिया था ना वो फैक्टर स्प्लिट का, लिया था ना,
यस जरा सही वाला यस करें। अगर ये 45 कैसे निकला था? 74.4 के नीचे जो 45 है उसमें उस 45 तक पहुंचते हुए स्प्लिट का फैक्टर लिया हुआ है ना, और नीचे वाले में नहीं था, नीचे वाले 15 में उसको भी 3/1 करके ले लिया। 21 में तो हमें पता नहीं था अगले साल में क्या होना है, 22 में तो पता चल गया था ना, 23 में तो लिए, क्यों नहीं लिया? कितने लोगों को याद हो गया है? अच्छा मैं पूछूंगा नहीं, वैसे बताएं कितने लोगों को याद हो गया है? चलें याद करें। प्रोसेसेस, कंट्रोल्स एंड इदारा यूजेस टू मैनेज भी और बाद में मॉनिटर भी। डन। खाली मैनेज करना जरूरी नहीं है, बाद में देखना भी जरूरी है। स्ट्रेटेजी क्या होती है? अप्रोच। नहीं, प्रोसेस नहीं, यहां लफ्ज क्या लिख के आना है? अप्रोच। क्या? एंटिटी यूजेस टू मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस, एंटिटी यूज टू आइडेंटिफाई भी करो, असेस भी करो, एक ही बात हो गई, प्रायोरिटाइज भी करो और बाद में मॉनिटर भी करो। और व्हाट इज मैट्रिक्स एंड टारगेट्स? हाउ एंटिटी इज परफॉर्मिंग ऑन, हाउ एंटिटी इज प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स it has set and data required by law। नोट कर लिया? कहां पे? अच्छा करना तो बहुत अच्छा हो। अच्छा जी, नोट किया करें साथ साथ, वरना स्क्रीनशॉट पे ही रहेंगे आप। खैर है, स्क्रीनशॉट भी घर जाके। मुबारक हो जी, IFRS S1 हमारा खत्म हुआ। इसकी एग्जांपल्स अब पढ़ लेते हैं ताकि फिर छुट्टी करें। हाँ, मंडे से तो अब इसकी रिवीजन शुरू होनी है। अब तो देखना था इसमें मोटी मोटी क्या चीजें हैं, क्या स्टैंडर्ड था, क्या है, वो तो हम इंशाल्लाह अब करना शुरू करेंगे हम प्रॉपर तरीके से। इसमें सवाल कैसे आने हैं, इसके अंदर क्या चीजें हैं। अच्छा एक टाइम ज़ाया करें जरा, चलें टाइम एंड पे ज़ाया कर लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या करे जी? मशवरे देना। टॉप मैनेजमेंट क्या करे? अब टॉप मैनेजमेंट क्या करे भाई? एक सबसे पहला आप काम ये करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें इन गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न। वैसे कंसर्न्स कितने होते हैं? एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ESG, 3 होते हैं ना एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो जी तो इधर खुद चल रहा है शायद, इसलिए उसने ये नहीं लिखा। बता दें जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला काम एक्सेलेंट, गाइड एंड सुपरवाइज, अंडरलाइन हुआ है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नेंस कैसे करे? लोगों को क्या करे? गाइड करे, और फ्रंट लाइन पे आके सुपरवाइज करे। क्या गाइड करे? क्या गाइड करे? जल्दी बताए ना यार, क्या गाइड करे? हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ शिफ्ट कर जाओ। और क्या गाइड करे? पेपर यूज करना शुरू कर दो, वाटर वेस्टेज जो है वो खत्म कर दो, ये गाइड करे। डन। क्रिएट करे कमेटी, कमाल चीज हमने अंडरलाइन की हुई है। क्या क्रिएट करे? कमेटी और टास्क फोर्स। कमेटी क्रिएट कर ले या टास्क फोर्स, टू इनहेंस ओवरसाइट, ताकि जरा अच्छे तरीके से ओवरसाइट हो। डन। 2 लफ्ज याद करें। नहीं, ऊपर वाला लफ्ज गाइड भी करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सुपर। दूसरा काम क्या करें? कमेटी क्रिएट करें। कमेटी क्रिएट करें। हम किसकी एग्जांपल्स पढ़ दें? गवर्नेंस की। अगला काम क्या करें माय डियर? मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल करें। ऐसे ना छोड़े फिर, CEO इधर आ, तुझे कहा था ये काम होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? मैनेजमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल या इज लेफ्ट एज इट इज? Management help for sustainability results and their performance measures including part of their pay। अल्लाह अकबर, इतना
खींच तान के बोनस दें उनको, यार तुम लोगों ने तो पानी नहीं जाया होने दिया, तुम लोगों ने तो बड़ा धुआं धुआं खत्म कर दिया है, कमाल है तुम लोग तो छा गए। और तीसरी बात बताएं, चौथी, एंटिटी मस्ट यूज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रॉपर एक एंड प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क्स एंड मिटिगेट देम। रिस्क आइडेंटिफाई करना तो इनका काम नहीं था, रिस्क आइडेंटिफाई करना तो इनका काम नहीं था। यार डायरेक्टर्स का तो एक लेवल है ना, डायरेक्टर्स भी तो रिस्क आइडेंटिफाई करें। ये छोटे लोगों ने क्या करना है, जिनका बिजनेस है उन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, तो वो मैं मान रहा हूं कि ये काम उनका है, लेकिन कोई मसला नहीं, डायरेक्टर्स भी क्या करें, रिस्क को आइडेंटिफाई करें। आप 4 बातें याद कर लें, शौक शौक से भाई किया करें, चीजें तो हुआ करेंगी, ऐसे नहीं होती चीजें, शौक शौक से करें। 4 बातें याद कर लें, कोई जबानी बताए डायरेक्टर्स ने 4 काम क्या करने हैं। गाइड एंड सुपरवाइज, दूसरा क्रिएट अ कमेटी, तीसरा मुझे भूल गया, हाँ मैनेजमेंट इसे उसकी पे वगैरह को उससे लिंक करें, और चौथा आइडेंटिफाई करें रिस्क और बाद में उन्हें मिटिगेट में करें। ये सारा काम डायरेक्टर्स करते रहें। बोलें क्या करें, सबसे पहले डायरेक्टर्स क्या करें, लोगों को एक मीटिंग बुलाएं, सबको गाइड कर दें, सारे इदारों को बुला के, यार हम चेंज हो गया IFRS S1 हमने फॉलो करना है, हम सबको गाइड कर रहे हैं। उन लोगों में से कोई बेहतरीन लोग चुने आप जैसे, उनकी क्या बना दें, कमेटी बना दें। कमेटी को फिर हाल पे ना छोड़ें, कमेटी की पे वगैरह उससे लिंक करें, और खुद भी नजर मारते रहें रिस्क क्या है बिजनेस के, इंटरनेट सोशल मीडिया देखते रहें, मिलती जुलती कंपनीज क्या कर रही हैं। ये 4 काम किसके जिम्मे हो गए, जिस इदारे में ये 4 काम है उस इदारे की क्या स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी किसी को नीचे, क्योंकि डायरेक्टर तो घरों में बैठे हुए हैं, वो तो गवर्न कर रहे हैं। अब क्या बनानी पड़ेगी हमें, स्ट्रेटेजी बनाना डायरेक्टर्स का काम है या नीचे वाले लोग बनाएं, पीएन गार्ड रहने दे, ज्यादा नीचे हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रेटेजी बनाएं। एंटिटी एक्सप्लेन्स हाउ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क बताएं कौन से होते हैं, फायर, फ्लड, न्यू रेगुलेशंस could influence its operations। सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लाई चेन जिनसे हम चीजें खरीद रहे हैं, उनके इलाकों में भी तो फ्लड आ सकता है ना, जिनसे हम चीजें खरीद रहे हैं। और अगर फॉरेन सप्लायर है तो फिर तो बहुत रिस्की है, गवर्नमेंट ने उधर से इंपोर्ट ही बंद कर दी तो क्या करेंगे, पता नहीं आप लोग लिख क्यों नहीं रहे। सप्लाई चेन स्टेबिलिटी, मैं तो ये CRE की वर्किंग 2 के अंदर जो है वो अनरियलाइज स्टॉक की एडजस्टमेंट पोस्ट करने की तरह इसको वेटेज दे रहा हूं कि डेबिट पे पोस्ट करनी है क्रेडिट पे, और आप कह रहे हैं हाँ चल ऐसे तक मैं लिख लाऊंगा। सप्लाई चेन स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्ट्रेटेजी वालों का पहला काम बताएं क्या है, वो लोग हमें आके बताएं हाउ क्लाइमेट रिस्क, क्या आप देख रहे हैं हमने कुछ चीजें अंडरलाइन की हुई हैं, हाउ क्लाइमेट रिस्क could influence our operations, could influence our supply chain, could influence our financial performance। समझ आ गई बात। नंबर 2, अब ये ना कहिएगा सर इसका मतलब बता दें, नंबर 2 समझ आ गया। स्ट्रेटेजीज में अगली स्ट्रेटेजी क्या बनाएं, जल्दी बताएं। एंटिटी सेट्स आउट इट्स प्लान फॉर शिफ्टिंग टू अ लो कार्बन इकोनॉमी सच एज इन्वेस्टिंग इन एंड टेकिंग स्टेप टू। अब ये मुझे ये नहीं बताइएगा सर, ये जरा दोबारा बता दें। पॉइंट 3 पढ़ें। अच्छा, सच एज, लफ्ज जिनको नहीं समझ आया उनके लिए सच एज यूजिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस, रिसाइकलिंग मटेरियल, रिपेयरिंग इक्विपमेंट, डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स, छोड़ें पर बस रिसाइकलिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक अंडरलाइन कर लें। सर्कुलर इकोनॉमी की 2 चीजें छोड़ें, बस रिसाइकलिंग वगैरह शुरू करें, नए प्लांट्स खरीदें। न्यू ट्रेंड्स देखें मार्केट में क्या है, मार्केट में रिसाइकलिंग प्लांट्स यूज होने लगे हैं। और आखिरी बात भाई, स्ट्रेटेजी वाले क्या करें मुझे बता दें। एंटिटीज कमिटमेंट टू अलाइनिंग विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क्स।
ओए यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ बना लिए हुए हैं। एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट डील हुई थी कि सारी कंट्रीज ने ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करना बंद कर देनी है और एक नेट जीरो एमिशन टारगेट दुनिया में चल रहा है। इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज मच एज पॉसिबल रिड्यूस होनी चाहिए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है कि गैसेस रिलीज हो रही हैं CO2 वगैरह, मीथेन और नाइट्रोस ऑक्साइड दैट ट्रैप हीट इन एटमॉस्फेयर एंड कंटिन्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से कोई चीज याद नहीं करनी, या आप स्ट्रेट अवे क्रॉस कर सकते हैं। इसमें से कुछ आपने याद करना हुआ तो सिर्फ लफ्ज देखने के लिए हमने डाला है। तो अब बता दें दुनिया में 3 काम क्या चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन वालों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना लिए हैं। पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि CO2 वगैरह प्रोड्यूस करना बंद करो, और उसमें यह भी कहा गया था कि नेट जीरो एमिशंस। 4 बातों में किसी को याद हो? पहली बात, क्लाइमेट रिस्क दैट कुड इफेक्ट आवर ऑपरेशंस। दूसरा क्या था? नहीं, सप्लाई चेन तो नहीं था, दूसरी और थी ऑपरेशंस एंड वो सब शिफ्ट करें लो कार्बन वाली चीजों की स्ट्रेटेजी में। और तीसरा, हाँ जी, तीसरा तो आसान था, मुझे क्यों भूल गया, न्यू ट्रेंड्स मार्केट में देखें, रिसाइकलिंग। और चौथा क्या था? अल्लाह अकबर, आगे आए, रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें साथ। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट किसका काम होगा? डायरेक्टर्स का, चीफ एग्जीक्यूटिव का, या उससे भी नीचे वालों का? चीफ एग्जीक्यूटिव वाले हेल्प कर दें, मटीरियलिटी असेस करें, लिखें भाई, नहीं बंद नहीं करनी चीजें। कल हमने आपको 1.25 घंटा पढ़ाया था, उसके 10 मिनट इधर लेने हैं थोड़े से। भाई प्लीज इसको क्लोज करना है आज, मैं आपको याद करवा के भेजूंगा इंशाल्लाह। सोशल स्टडीज की टीचर जिस तरह करती थी, मैं आपको याद कर, मटीरियलिटी असेसमेंट करें। मटीरियल असेसमेंट का क्या मतलब है? ज्यादा क्रिटिकल रिस्क पहले ढूंढें, ज्यादा क्रिटिकल रिस्क ढूंढें, मटीरियलिटी असेस करें। इससे फायदा क्या होगा? प्रायोरिटाइज, अंडरलाइन कर लें, मटीरियलिटी असेसमेंट। अच्छा, अगला बड़ी मजे की बात है, यूज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। साथ वाले को बोलें, टुवर्ड्स योर स्टडीज, जैसे आप कहते होते हैं ना, यूज अ, असेस करें, मैनेज करें, मॉनिटर करें चीजें, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाएं प्रॉपर पूरा, कौन कौन से रिस्क हैं हमारे बिजनेस के, ट्रैक इमर्जिंग रिस्क, देखते रहें, इंटरनेट पे लिख लें, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे ट्रैक करते रहें नए नए रिस्क जो आ रहे हैं। नए नए रिस्क क्या आ सकते हैं हमारे बिजनेस में, बताएं भाई। इस टीम का क्या काम है? रिस्क को देखना, तो ट्रैक करें रिस्क को। लाइक के बताता है ना, लाइक के बाद क्या लिखा हुआ है? न्यू रेगुलेशंस और सप्लाई चेन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय, अप्लाई रिस्क मिटिगेशन टैक्टिक्स। जिसको नहीं समझ आया आगे उसने क्या बताया हुआ है? सच एज, हाँ ये तो कितना आसान हल है। जिस इलाकों में सैलाब आता है थोड़े से सप्लायर वो रख लें, जो जहां सैलाब नहीं आता थोड़े से सप्लायर वो रख लें, तो इससे रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। जो सप्लायर नहीं करें, सो द कंपनी डज नॉट डिपेंड टू मच ऑन एरियाज एट हाई रिस्क। कौन बंदा ये चारों बातें बता सकता है? मुझे याद है पहली बात मटीरियलिटी थी। रिस्क कौन से वाले होने चाहिए? मटीरियल पहले एड्रेस करें या इमटेरियल? दूसरी बात क्या थी? स्ट्रक्चर अप्रोच यूज करें रिस्क को मैनेज करने के लिए। आगे, ट्रैक न्यू रिस्क्स, कहां से? न्यू रेगुलेशन, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स, न्यू रिस्क ट्रैक करें जो दुनिया में चल रहे हैं। और चौथी बात, अप्लाई रिस्क मिटिगेशन टैक्टिक्स। बताए कोई? मटीरियलिटी असेस करें, स्ट्रक्चर अप्रोच लगाएं, न्यू ट्रेंड्स जो रिस्क में आ रहे हैं वो ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें बल्कि उसके बाद उनको मिटिगेट भी करें। ये हाईलाइट करें, इन दोनों में फर्क बताएं। ट्रैक रिस्क और रिस्क मिटिगेट में फर्क बताएं। हाईलाइट कर लिया आप लोगों ने? अगला हाईलाइट कर लें, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और मटीरियलिटी
असेसमेंट। आपकी बरकत से हमें भी चीजें याद हो जाती हैं अगले सेशन के लिए। बताएं, मटेरियलिटी असेसमेंट, स्ट्रक्चरल अप्रोच। अच्छा, अब पता होता क्या है, कुछ बच्चे ये 4 लफ्ज याद कर जाते हैं, कहते हैं सच के आगे तो खुद ही लिख लेंगे, और आई के ये 4 लफ्ज खुद दे देता है, कहते हैं आगे लिखो। वो कहते हैं अब जो हमने याद किया हुआ था वो तो इसने दे दिया, मेरे और बाकी बच्चों में कैसे फर्क होगा। इस तरह करते हैं आप लोग, ये याद कर लेते हैं आगे तो पेपर में जहन में आ ही जाएगा। तो जहां बैठ के नहीं जहन में आ रहा, पेपर में कहां से जहन में आना है। अच्छा, ये सबसे आसान है, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। इसमें मैं मशवरा दूंगा कि आप पॉइंट 2 से पढ़ना शुरू करें, प्रोग्रेस करें टुवर्ड्स सस्टेनेबल टारगेट सच एज रीचिंग नेट जीरो एमिशन बाय 2000, मतलब टारगेट सेट करें अपने लिए कि 2040 तक मैं लुट मचा दूंगा, मैं 2028 के अंदर सीए बन के, वो टारगेट सेट करें। और कटिंग वेस्ट बाय 60% इन, टारगेट सेट करें अपने लिए। आगे ज्यादा हो गया। अच्छा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी एंड, कोई बच्चा बता दे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का मतलब, मैं उसको शाबाश दूंगा। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, डाइवर्सिटी था डिफरेंट जेंडर के या डिफरेंट रेस के, ये नहीं कि सारे ही प्राचे पाए ना बिजनेस से, प्राचों का कारोबार तो सारे ही प्राचे, तो बीच में बट परेशान है, मैं कितने आ गया। ना सिर्फ प्राचे, बट, जट, इन सबको नौकरियां दें, पठान और जो है पंजाबी, बलोची, सिंधी, ना सिर्फ इन सबको नौकरियां दें बल्कि मीटिंग्स में इनको इंक्लूड भी करें। ये ना हो कि जब मीटिंग हो रही हो बाट चलना तू प्राचे बैठे ना, मतलब इस तरह की फीलिंग्स बंदों को दें। होते हैं लोग, अब ये आप ये बट प्राचे का मतलब नहीं है, ये तरबियत नहीं हुई उनकी। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, सोशल मीडिया पे अक्सर हमने देखा है, मर्द हों वो औरतों को ब्लेम कर रहे होते हैं, औरतें ऐसी होती हैं, औरतें हों वो मर्दों को ब्लेम कर रहे होते हैं, मर्द तो होते ही ऐसे हैं। हालांकि पीछे बैक एंड पे वो जो भी बंदा गलत हरकत कर रहा होता है उसके माँ बाप होते हैं, तो उन्होंने उनकी तरबियत करनी थी। बहरहाल कुछ माँ बाप करते हैं फिर भी तो लग चलें। पॉइंट नंबर 2, प्रोग्रेस, तो डोंट ब्लेम मैन और वुमेन, बस तरबियत का माहौल हर जगह बनाएं। प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स सच एज, जिसको नहीं समझ आता उसके लिए वो सच एज डालता है, मेरे आप जैसे के लिए सच एज नहीं डालता, हमें तो समझ आ जाता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या, ग्राफ समझ लें, मैट्रिक्स ग्राफ यार लिखो ना है मेरे ब्रो, तुझे पहले ही नहीं आ रहा, लिखो मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्मेंस ग्राफ बनाएं। परफॉर्मेंस ग्राफ में बताएं कि पिछले साल तक हमारे पास जो है वो 40 पंजाबी थे और 5 बलोच थे, अब जो है वो 45 बलोच हो गए हैं और 20 पंजाबी हैं। तो फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लीडरशिप, बुढ़ियां कितनी आ गई, तो ये बताएं। पॉइंट 4, मैट्रिक्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, लाइक वो जो कल पढ़े थे TCDF, SCSB टू ट्रैक क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। और आखिरी बात पढ़ लें, मेजरेबल इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। लिखें 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 लिखें, ग्रीन, ओ बुक बंद ना करें, मैं तुझे मारूंगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एनर्जी यूजेज एंड वाटर कंजम्पशन। ठीक है भाई, ऐसे जुल्म ना करें, ये जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है ओके, लेकिन प्लीज बैठें और याद करें, मत जाएं, मैंने याद करा के भेजने हैं। गवर्नेंस में 4 बातें बताएं। गवर्नेंस में 4 बातें बताएं। मोबाइल को उनको कहीं छोड़े ना, मोबाइल को छोड़ें, मोबाइल को छोड़ें थोड़ी देर जरा, मेरे वाल भी। गवर्नेंस में 4 बातें बताएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गाइड और सुपर। मैं आपको सच्ची बताऊं, जिन्होंने पेपर पास करने वो अटेंटिव हैं, दोज हु आर सीरियस दे आर सीरियस। गाइड एंड सुपरवाइज, क्रिएट अ कमिटी। मैनेजमेंट हेल्थ रिस्पॉन्सिबल के आगे पे का लफ्ज भी लिखा हुआ था, और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क एंड प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई, हाँ इधर मैंने सर्कल लगाया था, टू आइडेंटिफाई रिस्क, ये भी तो आइडेंटिफाई करना ना रिस्क। आप बताएं 4 बातें।
गाइड एंड सुपरवाइज, क्रिएट कमिटीज हु विल एग्जीक्यूट इट। हाँ, मैनेजमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, पे वगैरह लिंक करें उसकी। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये 4 काम करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक लगा लें, लेकिन चौथा काम बार बार करते रहें। चौथा काम तो एक ऑनगोइंग नेचर का काम होगा ना। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद लाइन लग गए, सॉरी। अब सीईओ क्या बनाए? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में क्या करें? क्लाइमेट रिस्क पहले देखें कौन कौन से हैं, ताकि क्लाइमेट रिस्क को पहले एड्रेस करें। और कितना लॉजिकल चल रहा है, यानी रिस्क आइडेंटिफाई करके फिर उनको खत्म करें, उनके लिए प्लान्स बनाएं। अल्लाहु अकबर। एक्सप्लेन करें पहले रिस्क को अपने लिए, फिर प्लान्स बनाएं कि अब हम शिफ्ट करने लगे हैं इस तरफ। और खाली रिस्क और प्लान काफी नहीं, दुनिया में भी देखें क्या हो रहा है, दुनिया में भी देखें क्या हो रहा है। और अगेन दुनिया में कोई स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, उनको भी फॉलो करें। स्ट्रेटेजी में आप 4 बातें बताएं। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को एक्सप्लेन करें, नंबर 2। नंबर 3 न्यूज। अच्छा, नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क कितने किस्म के होते हैं? 2, एक मटेरियल और एक मटेरियल रिस्क। असेस करें, आगे आगे वजह भी पढ़ लें। हेल्प से कंपनी आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज, फिर प्रायोरिटाइजेशन आसान हो जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज करें। आगे इमर्जिंग रिस्क मार्केट में जो आ रहे हैं वो ट्रैक करें, और ट्रैक करने के बाद उनको मिटिगेट करें। मटीरियलिटी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ट्रैक रिस्क, मिटिगेट रिस्क। और इसमें मेजरेबल इंडिकेटर्स, मेजरेबल इंडिकेटर्स होने चाहिए। मेजरेबल मींस मेजरेबल होंगे तो पे लिंक करेंगे ना आप। मेजरेबल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? ग्रीन हाउस गैस पिछले साल कितनी उड़ी थी, इस साल कितनी? बिजली पिछले साल कितनी इस्तेमाल की, इतनी। वाटर पिछले साल कितना इस्तेमाल किया, इस साल कितना। तो यही तो मैट्रिक्स और टारगेट्स वालों का काम है, मेजरेबल इंडिकेटर्स। अगर इंडिकेटर्स मेजरेबल नहीं होंगे तो क्या होगा? भाई पानी इस्तेमाल हुआ, जी जी पिछले साल भी इस्तेमाल हुआ था सर, इस साल बहुत कम इस्तेमाल किया है। ओ भाई बिल मंगवाओ, लीटर बताओ कितने पानी। नहीं नहीं जी इस साल कम ही इस्तेमाल हुआ है, मैं देख रहा हूँ पानी व्यवस्था कम यूज करते हैं। मैंने उसको मना कर दिया था, वो टूटी नहीं खुलता। भाई मेजरेबल इंडिकेटर होना चाहिए। मेजरेबल इंडिकेटर के बाद प्रोग्रेस टूवर्ड्स, टारगेट सेट करें और उनमें प्रोग्रेस करें उनकी तरफ। और इन द एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाएं। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स तो वही मेजरेबल इंडिकेटर्स टाइप। और एक मैट्रिक्स नहीं, ये तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही गेम में डाल रहे हैं ना, मार्केट में भी तो देखें क्या हो रहा है। फिर क्या करें? मैट्रिक्स बेस्ड ऑन गवर्नेंस में 4 बातें। गाइड एंड सुपरवाइज। दूसरी बात क्रिएट कमिटीज। क्रिएट कमिटीज कुछ ऐसे बन के बैठे हुए हैं लगे दिन है। मैनेजमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और चौथा, भाई आप लोग क्यों कहते हैं कि चीजें याद नहीं होती? चीजें मिनटों में याद होती हैं, कोई याद करने वाला होना चाहिए। अगला बोले स्टैटिक करवाने वाला होना चाहिए, स्पून फीडिंग, खोल मुंह। दूसरा क्या है? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स, फ्लड वगैरह, लो कार्बन की तरह शिफ्ट करें। नहीं, न्यू ट्रेंड्स तो तीसरे में तीसरा पॉइंट था, इसमें भी यही था। ठीक है, न्यू ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करें, अलाइन करें। अच्छा, उससे अगला रिस्क में मटेरियल रिस्क पहले पकड़ें, फिर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लगाएं। आगे ट्रैक एंड मिटिगेट, ट्रैक तीसरा, मिटिगेट चौथा। आगे अप्लाई, हाँ मेजरेबल इंडिकेटर्स।
वो तो मिटिगेट हो गया था ना ऊपर, मेजरेबल, और एक ही लाइन है तीसरे में तकरीबन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और मेजरेबल इंडिकेटर और प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैट्रिक्स बेस्ड ऑन। चलें बताएं। हाँ जी बस करें।